पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर राजनीति गर्मा गई है। जहां गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इस पर रिपोर्ट तलब की है, तो वहीं बीजेपी ने भी इस मामले को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। बीजेपी ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को कांग्रेस की साजिश करार दिया। कई बीजेपी नेताओं ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर चिंता जताई और कहा कि पीएम की सुरक्षा में हुई चूक बेहद चिंताजनक है। वहीं बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात कर पंजाब के गृह मंत्री और डीजीपी को बर्खास्त करने की मांग की। इस मामले पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच करवाने के निर्देश दिए हैं। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर चिंता जताई। को बता दें कि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और इस पर 7 जनवरी को सुनवाई होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग का मंथन लगातार जारी है और इसी के बीच आज चुनाव आयोग ने एक बैठक करी, जिसमें नीति आयोग के अध्यक्ष वीके पॉल और गृह मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल रहे। इस बैठक में चुनावी रैलियों को लेकर राज्यों की तैयारियां, कोरोना के हालत और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान चुनाव आयोग ने समीक्षा बैठक में चुनावी राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति और वैक्सीनेशन की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं नीति आयोग के सदस्य और भारत के कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल ने चुनाव आयोग को बताया कि देश में मौजूदा कोरोना की स्थिति बड़ी रैलियों और रोड शो के लिए संभव नहीं है। उन्होंने बड़ी रैलियों और चुनावी रोड शो पर रोक लगाने की बात कही। हालांकि इससे पहले भी चुनाव आयोग इन्हीं मुद्दों पर बैठक कर चुका है। पिछले साल दिसंबर महीने में चुनाव आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के साथ बैठक की थी। तब केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनावों को न टालने की बात कही थी। इसके साथ ही अब सरकार ने भी 2 नई वैक्सीनों को मंजूरी देते हुए किशोरों के लिए भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बहरहाल ये बात तो साफ है कि विधानसभा चुनावों पर कोरोना का खासा असर रहेगा, लेकिन इस चुनौती भरे पूर्ण समय में किस तरह से चुनाव आयोग राज्य के साथ मिलकर विधानसभा चुनावों को करवाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हिमाचल प्रदेश की जनता को आज 6 नए पीएसए प्लांट की सौगात मिली। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि 2 नए पीएसए प्लांट चंबा जबकि 4 शिमला में शामिल है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ओमिक्रॉन से लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है, बशर्ते लोगों को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले दिनों में इसी तरह कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते रहे तो प्रदेश सरकार आने वाले दिनों में और ज्यादा पाबंदियां बढ़ाएगी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी फिलहाल प्रदेश सरकार की ओर से पर्यटकों को रोकने की कोई नीति पर विचार नहीं हो रहा है, क्योंकि बीते 2 साल से हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में 7% हिस्सा रखने वाले पर्यटन कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में पर्यटकों को रोका गया तो पर्यटन कारोबारियों को इससे बुरा प्रभाव पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों से अपील की है कि नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा संक्रामक तो है लेकिन घातक कम है। इस बीच लोगों को ये बेहद जरूरी है कि मास्क सही तरह से पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों से कहा है कि वो जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले और गैर जरूरी कामों के लिए कम से कम घर से बाहर निकलने की कोशिश करें। पिछले लगभग साल सवा साल से हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ये कोविड का जब दौर शुरू हुआ पिछले 2 सालों से, और जो पीएसए प्लांट का जो लगाने का काम हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है लगभग सवा साल से, आप अंदाजा लगाइए 2 प्लांट हिमाचल प्रदेश में थे। एक आईजीएमसी शिमला में था, दूसरा टांडा मेडिकल कॉलेज में था। आज हमारे पास 41 ऑक्सीजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में हुए हैं। और जो हालात कोविड के हैं, मतलब ये एक तरह का तीसरी लहर का जिक्र कर रहे हैं और नया वेरिएंट हमारे सामने है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसका संक्रमण बहुत तेज है, फास्ट है। तो ऐसी सूरत में हमारी तैयारी उस तरह से होनी चाहिए। इसलिए एक तो पीएसए प्लांट का हमने अच्छा हिमाचल प्रदेश में काम करते हुए 41 तक हम पहुंचे हैं। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामले 90,928 मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से 325 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि एक दिन में 90,000 से ज्यादा मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि एक दिन में 90,000 के सामने आने से सरकारें अलर्ट हो गई हैं।
साथ ही बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश भी दिए हैं, जिसको लेकर तमाम राज्यों में नाइट कर्फ्यू और पाबंदियां भी लागू कर दी गई हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने कहर बरपा रखा है। गुरुवार को देश में ओमिक्रॉन के 495 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले महाराष्ट्र और दिल्ली में आए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 797, दिल्ली में 465 मामले सामने आए, जिसके साथ देश में ओमिक्रॉन से अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या 2630 हो गई है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर WHO ने कहा कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का तेजी से फैलना एक बड़ा खतरा है। WHO ने चेतावनी दी कि इससे कोविड के नए वेरिएंट का जन्म भी हो सकता है। ये वेरिएंट कितना खतरनाक होगा ये पता लगा पाना मुश्किल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंपों का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश के कई जिलों से किसानों से जुड़कर उनसे बातचीत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। इस योजना के तहत सरकार 75% सब्सिडी प्रदेश के किसानों को देती है, जिससे सौर ऊर्जा के पंप लगाने में किसान भी काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसके साथ ही हरियाणा के बिजली एवं अक्षय ऊर्जा विभाग के मंत्री रणजीत चौटाला ने जानकारी दी है और बताया है कि प्रदेश में अब तक करीब 25,000 सोलर पंप लगाए जा चुके हैं, जबकि इस साल करीब 15,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। काबिले गौर है कि हरियाणा में किसान सोलर पंप को लेकर काफी रुचि ले रहे हैं और यही वजह है कि प्रदेश में सोलर पंप में किसान ज्यादा से ज्यादा अपनाकर सूक्ष्म सिंचाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फरीदाबाद में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने तमाम पाबंदियां फरीदाबाद जिले में भी लगा दी हैं। 11 जिले जो रेड जोन में शुमार किए गए हैं उसमें फरीदाबाद का नाम भी शामिल है, लेकिन इसके बावजूद भी सख्ती का स्तर यहां पर नजर नहीं आ रहा है। प्रशासनिक स्तर पर यदि बात करें तो ग्राउंड जीरो पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए कोई बहुत ज्यादा सख्ती यहां दिखाई नहीं दे रही है। यही कारण है कि फरीदाबाद में जहां आज भाजपा विधायक नरेंद्र गुप्ता कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, वहीं साथ साथ फरीदाबाद के सबसे बड़े सिविल अस्पताल बीके अस्पताल के भी 13 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते स्वास्थ्य विभाग में जहां हड़कंप मचा हुआ है, वहीं कोरोना योद्धा इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिर किस प्रकार से जो कोरोना गाइडलाइंस का पालन लोगों से करवाया जाए और प्रशासन जो है इस मामले में सख्ती बरते। बहरहाल हरियाणा सरकार लगातार दिशा निर्देश दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की यह लापरवाही, प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाना सुनिश्चित न करना कहीं ना कहीं फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना संक्रमण का कारण बनता जा रहा है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार अपने पैर पसार रहा है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 11 जिलों को रेड जोन में घोषित कर दिया गया है, जिनमें से रोहतक भी शामिल है। रोहतक में भी लगातार कोरोना के संक्रमण मिल रहे हैं और कोरोना के मरीज मिलने से रोहतक प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो लोग मास्क व सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनके चालान भी काटे जाएंगे। हालांकि जिला उपायुक्त ने उन कर्मचारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं जो इस मामले में लापरवाही बरतेंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो लोग वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं करवाया वो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और सार्वजनिक स्थानों पर अन्यथा उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। इसी कड़ी में आज रोहतक में भी रोहतक के पीजीआई के 8 डॉक्टर कोरोना संक्रमित नए मिले हैं, जिसके कारण हड़कंप मच गया। हालांकि लगातार यही कहा जा रहा था कि डॉक्टर अब पूरी तरह से सावधानी बरत रहे हैं। जो डॉक्टर कोरोना का इलाज कर रहे हैं वही संक्रमित मिलना अपने आप में सोचने वाली बात होगी। पंचकुला सहित हरियाणा के 11 जिले रेड जोन में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच पंचकुला में नई पाबंदियां लागू की गई हैं। अब बाजारों और मॉल के खुलने का समय शाम 6 बजे तक रखा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले ये समय शाम 5 बजे तक रखा गया था, लेकिन दुकानदारों की मांग के बाद अब इसमें समय की बढ़ोतरी करते हुए शाम 6 बजे तक की अनुमति दी गई है। हालांकि इसमें इमरजेंसी सेवाओं से संबंधित दूध व राशन की दुकानें शामिल नहीं हैं, उनका समय पहले की तरह ही रहेगा। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, जो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा।
ये आदेश 12 जनवरी 2022 तक सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि लागू की गई है। चीफ सेक्रेटरी हरियाणा द्वारा ये आदेश सभी जिला उपायुक्तों को जारी किए गए हैं, जिसमें रेड जोन में 11 जिले रखे गए हैं। पंचकुला सहित इन 11 जिलों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, स्विमिंग पूल व स्टेडियम बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी या अन्य कार्यक्रम भी प्रतिबंधित रहेंगे। केवल राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता या उनसे संबंधित ट्रेनिंग कैंप आयोजित हो सकेंगे। इसमें भी दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी। ये आदेश आज जारी किए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने सख्त गाइडलाइन जारी की है और साथ में ये भी आदेश दिया गया है कि सरकारी कार्यालयों, सिविल अस्पताल और बस स्टैंड में बगैर वैक्सीनेशन के प्रवेश निषेध होगा। ऐसे लोगों का आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। साथ ही सरकार ने ये भी आदेश दिए हुए हैं कि मास्क है वो कंपलसरी है। अगर मास्क नहीं लगाया जाएगा तो ऐसी सूरत में 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। मैं इस समय नारनौल के बस स्टैंड पे हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ना ही तो कोई जांच अधिकारी है, ना ही पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी है और ना ही रोडवेज का कोई ऐसा अधिकारी है जो इन लोगों को ये बता सके कि मास्क जरूरी है, और ना ही कोई चालान की प्रक्रिया है। ऐसे में हम कैसे इस कोरोना की लहर को रोक पाएंगे? क्योंकि लोगों की माने तो जब तक हम अपने आप को सुरक्षित नहीं करेंगे, देश सुरक्षित नहीं होगा, दूसरा व्यक्ति सुरक्षित नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि नारनौल बस स्टैंड के जो हालात हैं किस तरह से हैं। मास्क नहीं है, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। आपने मास्क नहीं लगाया? अरे बेटा आपने भी मास्क नहीं लगाया, किसी ने रोका? बैग में मास्क क्या काम देगा? आप जब अंदर आए तो आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किया गया था? वैक्सीन लगवाई आपने? लगवाई थी दोनों। सर्टिफिकेट दिखाया किसी को? आपने देखा किसी ने? किसी ने कोई सर्टिफिकेट नहीं देखा। राज्य परिवहन का जो मुख्य द्वार है पूरी तरह से खुला है, कोई भी आ जा सकता है। किसी तरह से राज्य परिवहन के मुख्य द्वार पर कोई चेकिंग नहीं है किसी तरह की। लेकिन हाँ, इतना हम जरूर कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग की एक टीम यहाँ जरूर है जो वैक्सीनेशन का इस समय काम कर रही है। यहाँ आने वाले ऐसे लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है जिन्होंने पहली डोज लगवाई है, दूसरी लगवानी हो या पहली नहीं लगवाई है। तो इस तरह की डोज यहाँ स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीनेशन की जरूर लगाई जा रही है। हम बात करेंगे यहाँ स्वास्थ्य कर्मचारी हैं यहाँ पर। किस तरह से आप ये कैंप लगाया आपने, क्या उद्देश्य इसका? सर, लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करना है। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों डोज में से कोई भी एक डोज लगवा सकते हैं। जिन्होंने पहली नहीं लगवाई वो पहली लगवाएं, सेकंड नहीं लगवाई सेकंड लगवाएं। सरकार का आदेश है कि बस स्टैंड, सरकारी कार्यालय, रेलवे स्टेशन पर जिनके वैक्सीनेशन नहीं है उनका प्रवेश निषेध है, नहीं जा सकते। लेकिन इस यहाँ पर कोई जांच नहीं है किसी? अभी फिलहाल जांच नहीं है सर यहाँ पे, कोई भी जांच? हाँ, भीड़ लग रही है डेली, फर्स्ट डोज भी लग रही है, सेकंड भी लग रही है। खुद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी मानते हैं कि यहाँ पर किसी तरह की जांच नहीं है। लेकिन जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे तो इस कोरोना की लहर को हम कैसे रोक पाएंगे? ओमिक्रॉन वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने स्पेशल अभियान चलाकर 15 से 18 साल उम्र के किशोरों को वैक्सीन देने का अभियान छेड़ा हुआ है। इसी कड़ी में चरखी दादरी जिले के गांव बीजड़ा में माइकला स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने एक कैंप लगा वैक्सीन अभियान चलाया, जिसमें 56 किशोरों को वैक्सीन दी गई और इस वैक्सीन कैंप में ग्रामीणों के सहयोग से बढ़ चढ़कर किशोरों ने हिस्सा लिया और वैक्सीन ली। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और मामले भी इजाफा हो रहा है। इसी को लेकर दादरी स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन अभियान चलाया है और गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीन लगा रही है। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन में दादरी पहले भी हरियाणा में नंबर 1 रहा था और स्वास्थ्य विभाग की ओर से 15 से 18 साल के किशोरों को भी वैक्सीन लगाने का काम युद्ध स्तर पर चला हुआ है। मुंबई में अगर कोरोना की बात करें तो 15,000 से ज्यादा रोजाना मामले जो है
वो दर्ज किए जा रहे हैं। अगर ओमिक्रॉन की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा केस ओमिक्रॉन के जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर जो नाइट कर्फ्यू है वो लगा दिया गया है। और अगर डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स लोग भी कहीं ना कहीं तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे जे हॉस्पिटल, केम हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल और साइन हॉस्पिटल के भी जो डॉक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना बाधित हो रहे हैं। अगर मुंबई पुलिस की बात करें तो कोरोना से मुंबई पुलिस भी अछूती नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस के अंदर भी आज होम मिनिस्टर ने यह ऐलान कर दिया कि 55 साल से ज्यादा उम्र के जो भी पुलिसकर्मी है वो वर्क टू होम करेंगे। अगर कोरोना के ऐसे ही मामले लगातार बढ़ते रहे तो आने वाले वक्त के अंदर महाराष्ट्र में लॉकडाउन के आसार नजर आ सकते हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। वहीं मुंबई में एक बार फिर से लोगों को लॉकडाउन का दंश झेलना पड़ सकता है। कोरोना की चपेट में बॉलीवुड से जुड़े कई कलाकार आ चुके हैं। इनमें जॉन इब्राहिम और उनकी पत्नी प्रिया एकता कपूर और इनके साथ ही करीब 11 हस्तियां भी शामिल है। वहीं नेताओं की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्रियों, विधायकों और सांसदों समेत करीब 26 नेता फिलहाल कोरोना संक्रमित है। सोमवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। वहीं मुंबई की मेयर किशोर ने कहा कि कोरोना के डेली केस 20,000 से ऊपर आएंगे तो कोरोना को देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर लगातार ऐसे ही आंकड़े बढ़ते रहे तो खतरा बढ़ सकता है। आप अगर सड़क पर चल रहे हैं तो सोच समझ कर चलिए, किसी के साथ बहस मत करिए। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ऐसा ही मामला देखने को मिला है। यहाँ पर एक युवक ने सिर्फ मामूली सी कहासुनी पर गाड़ी को साइड देने को लेकर के उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया और उसकी जान चली गई। हालांकि कुरुक्षेत्र पुलिस ने इस मसले पर दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, उनको रिमांड पर लिया गया है। लेकिन मामला बड़ा है। मामूली सी कहासुनी, सड़क पर सिर्फ साइड मांगने को लेकर अगर कहा गया तो उसकी जान ले ली गई। तो समाज का एक तरह से जो ये चेहरा दिखाई दे रहा है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। यादव नगर की रहने वाली एक महिला ने रामपुरा थाना पुलिस पर एक गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने इसकी शिकायत जो है उच्च अधिकारियों को भी की है। उच्च अधिकारियों ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इसकी जांच डीएसपी अमित भाटिया को सौंपी है। अमित भाटिया ने आज 4 पुलिसकर्मियों को जांच में शामिल होने के लिए तलब किया। महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि 28 दिसंबर को वह जब घर के बाहर टहलने गई हुई थी तो पीछे से चोरों ने घर में चोरी कर ली थी। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना 112 नंबर पुलिस पर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बताया कि जो चोर पकड़े गए हैं और उन्हें थाना ले जाकर बरामद सामान दिखाया गया। वह पूरी तरह से ठीक था, लेकिन सुबह जब वह थाने पहुंची तो जो बरामद सामान में से कुछ सामान पुलिस ने गायब कर दिया, ऐसा महिला ने आरोप लगाया है। अभी जांच का कार्य जारी है। जब इस संबंध में अमित भाटिया से पूछा गया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार करते हुए कहा कि जांच अभी जारी है, जैसी भी रिपोर्ट होगी एसपी को सौंप दी जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। किल्लत को लेकर मंडी में किसानों की अफरा तफरी है। आज सुबह नई अनाज मंडी में खाद का ट्रक जिस प्रकार से जिम्मेदारों को सूचना मिली थी आया है, उसको लेकर बड़ी मात्रा में जो किसान हैं नई अनाज मंडी में एक स्थानीय दुकानदार के पास इकट्ठे हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से दुकानदार है वो कहीं ना कहीं जो खाद बीज है उसके साथ जबरन दवाई दे रहे हैं। इसको लेकर किसानों में बड़ा रोष है। किसानों का कहना है कि भी सुबह करीब 9 बजे एक ट्रक है जो करीब 2 किलोमीटर दूर दुकान से एक जीटी रोड पर पकड़ा है। बताया जा रहा है कि दुकानदारों द्वारा बड़ी मात्रा में खाद को ब्लैक में बेचा जा रहा है, जिसको लेकर किसानों ने अनाज मंडी में एक जनता बीज भंडार की दुकान पर बवाल काटा। सूचना मिलते ही पुलिस व कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। किसानों का आरोप है कि जिस प्रकार से उनको जबरन दुकानदारों द्वारा दवाइयां दी जा रही हैं, कहीं ना कहीं वो एक लूटने का काम कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ किसानों की बिजाई में देरी हो रही है बल्कि जो दवाइयां इन किसानों को नहीं चाहिए वो भी जबरन दी जा रही है। जिला जेल में किया गया T20 क्रिकेट मैच का आयोजन। जेल में बंद बंदियों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए जेल में इस प्रकार के खेल का आयोजन किया गया। इसमें जेल में बंद बंदियों की 2 टीमें बनाई गई, किंग्स 11 और टाइगर 11। किंग्स 11 ने 20 ओवर के अंदर
233 रन बनाए, तो वहीं टाइगर 11 ने 234 रन बनाकर ये T20 मैच जीत लिया। वहीं ये मैच काफी रोमांचक रहा। एसपी जेल संजीव पात्र ने बताया कि इस प्रकार के खेल का आयोजन से कैदियों के अंदर जो मानसिक तनाव है वो कम होता है और बाहर जाकर वो मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं, और इसी प्रकार को लेकर जो है इस प्रकार के आयोजन करवाए जाते हैं। वहीं कोच परमिंदर सिंह ने कहा कि जेल में इस प्रकार के खेलों का आयोजन काफी सराहनीय है, और उन्होंने कहा कि वो सरकार से इस प्रकार की मांग करेंगे और सरकार को इस प्रकार का पत्र लिखेंगे कि सभी जेलों के अंदर इस प्रकार के खेलों का आयोजन हो, ताकि जेल में बंद बंदियों के जो है मानसिक तनाव को कम किया जा सके। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होने के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। पिछले 2 दिनों से उत्तर भारत में शीतलहर और बारिश का सितम जारी है। शीतलहर और बारिश के बाद से दिल्ली एनसीआर के शहरों में ठंड बढ़ गई है। साथ ही हाथ जाम कर देने वाली ठंड ने लोगों को अलाव का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया है। पिछले 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर के शहरों में जबरदस्त बारिश के बाद तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। साथ ही बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें भी देखने को मिली। तो वहीं अगर हम मौसम विज्ञान की बात करें तो मौसम विज्ञान ने साफ कहा है कि अगले 2 दिनों में दिल्ली एनसीआर समेत तमाम राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। जनता रिपोर्टर में फिलहाल के लिए इतना ही।